अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो हमें ध्यान रखने चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलते रहते हैं। तो ईएमएफ या आप इसको पोटेंशियल समझ लीजिए, तो पोटेंशियल वेरी करता है E0 साइन ओमेगा टी से, इसी तरह करंट भी बदलती रहती है। इस बारे में पहला स्लाइड है कि भाई बदलाव होता है दोनों में। ये जो E0 लिखा हुआ है या I0 लिखा है, ये इसकी पीक वैल्यू होती है, ये आप जानते ही हैं, जस्ट आपको रिवाइज कर रहा हूं। ये करंट की पीक वैल्यू है, और इसी तरह अगर ये E0 लिखा है तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मतलब पीक वैल्यू का मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू, टॉप लेवल की वैल्यू, ये समझ लीजिए आप, ये वैल्यू है। दिस इज, अगर ये V की बात कर रहे हैं तो दिस इज V0। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। आगे बात चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी बेटा, ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मीन वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट की होती है ओवर कंप्लीट साइकिल, साइकिल का मतलब क्या हो गया, ये हो गई साइकिल यहां से यहां तक, खैर, तो उसमें ये आई मीन फुल साइकिल के लिए 0 होती है, जस्ट कीप इन माइंड। हम लोग हाफ साइकिल की बात करते हैं, हाफ साइकिल का मतलब आधा, तो आई मीन की वैल्यू हो जाएगी 2I0 अपॉन पाई, यानी 0.636 इंटू I0। इसी तरह V एवरेज की बात करोगे तो 2V0 अपॉन पाई, याद होनी चाहिए आपको, 0.636 V0, ये बात पकड़ के रखिएगा। साथ में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं वो रीड करती हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, तो आरएमएस वैल्यू एक नई वैल्यू और होती है। 3 तरह की वैल्यू आ गई आपके सामने, जैसे कि बात करूं तो आई एवरेज, I0 पीक वैल्यू और IRMS, ये 3 तरह की वैल्यू। इसी तरह वोल्टेज के बारे में V एवरेज, V0, VRMS, तीनों का आपस में रिलेशन भी पता होना जरूरी है आपके लिए। तो IRMS की वैल्यू की बात करें तो I0 अपॉन √2 होता है, और VRMS की बात करें तो V0 अपॉन √2 होता है। V0 मतलब पीक वैल्यू। इस तरह से इस स्लाइड में जो भी डाटा लिखा गया है आपको याद होना ही चाहिए, आपके फेवर में रहेंगी बातें। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, ये वही बातें रिपीट की हुई हैं। IRMS की वैल्यू होती है I0 अपॉन √2, ERMS होता है E0 अपॉन √2, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे लेके चलते हैं, देखिए कहीं पर भी जैसे लिखा है ये E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू जो लिखी हुई है यहां पर I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारी करंट में और ईएमएफ या वोल्टेज में फाई का फेज डिफरेंस है। ये एंगल जो रहता है इसे हम बोलते हैं फेज, और दोनों को फेजों में डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस फाई का है। और आप देख रहे हैं कि आई इस इक्वेशन के हिसाब से लीड कर रही, आगे है, प्लस फाई है ना, तो आई लीडिंग बाई एंगल फाई है ना, वी से, फ्रॉम वी, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसलिए स्लाइड दी थी कि इसका इंटरप्रिटेशन आप समझें। बहुत सुंदर बात। आगे चलते हैं बेटा, अब देखिए एसी सर्किट है जो कंटेन करता है केवल रेजिस्टर, यानी एक सर्किट है जहां पर एसी सप्लाई मतलब जो घर में बिजली आती है वही समझ लो, घर में एसी सप्लाई आती है। तो एसी सप्लाई में अगर हम लोग कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो हमारा ई और आई में क्या रिलेशन रहता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ई एंड आई, या मैं ई एंड आई क्या रहता है, दोनों सेम फेज में रहता है। सेम फेज रहने का क्या मतलब होता है, सेम फेज रहने का मतलब होता है कि जब आई की वैल्यू टॉप जाती है उसी समय ई की वैल्यू टॉप जाती है। जब आई की वैल्यू 0 होती है उसी समय ई की वैल्यू 0 होती है। आई की वैल्यू जब लोएस्ट होती है नेगेटिव में, तब ई की वैल्यू भी नेगेटिव में लोएस्ट होती है, यानी साथ साथ चलते हैं। मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे भाई, ईएमएफ वाला वोल्ट में है, इसका वाला एम्पियर में है, लेकिन टॉप साथ में जाएंगे, 0 साथ में आएंगे, नेगेटिव साथ जाएंगे, तो साथ साथ ये कहानी सेम फेज है ना। तो ये सेम फेज की है, इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम आप से पूछा जाता है, ये सब बातें समझ चुके होंगे, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो देखिए यहां पर देखिए π/2 एंगल पर ये टॉप है I0, तो EV है टॉप पर, दोनों 0 एक साथ, दोनों मिनिमम एक साथ, एक ही एंगल पर, तो इसलिए सेम फेज में होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये फेजर डायग्राम बना लिया गया है, जिस डायरेक्शन में देखिए I0 थी उसी डायरेक्शन में E0 है, और इस पार्ट को आप बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये जो आ रही है I इतना और इतना जो आ रहा है वो E है। तो खैर एनीवे बात समझ में आई है, सेम फेज।
अब जब इंडक्टर हमारे पास होता है, केवल इंडक्टर लगा है देखिए सर्किट में, तो इंडक्टर लगे होने पे क्या होती है कहानी, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करता है π/2 एंगल। वोल्टेज ईएमएफ लीड्स द करंट I बाई फेज एंगल π/2। मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता था, भूल जाता था कि कौन सा लीड करता है कौन सा लैग, क्योंकि अभी तो कैपेसिटर भी आ जाएगा। तो मैंने अपने लिए एक ट्रिक बना दी जो मैं बच्चों को बता भी देता हूं कि साहब L फॉर होती है लीड और V फॉर होती है विक्ट्री। V फॉर वोल्टेज, लीड फॉर इंडक्टेंस वाला। तो सीधी सी बात है, वोल्टेज की विक्ट्री होनी है तो वोल्टेज को आगे रहना है, तो वोल्टेज π/2 आगे रहता है करंट से। इस तरह मैंने याद कर रखा है, आपको पसंद आए तो याद करें इस तरह, वरना जिस तरह भी याद करें याद रखना है बस। मैंने जिस तरह याद किया बताया। तो इससे आप लिखिए कि ईएमएफ E लीड्स बाय द करंट फेज एंगल π/2, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं। यहां पर जैसे डायग्राम, जैसे कि क्वेश्चन लिखी है कि करंट लैग करती है π/2 E से। दोनों बातें एक ही होती है। देखिए E इससे आगे है या I इससे पीछे है, बात तो एक ही है। तो आप घबरा मत जाइएगा, पढ़िएगा तो थोड़ा सा अपना थोड़ा बुद्धि खोल के पढ़िएगा, मजा आता है फिर। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातें, ये किताब में लिखा होता है, ये आप समझ लीजिए। और यहां पर आपने क्या देखा कि साहब जब हमारा ये जो I है ये पीछे है, ईएमएफ आगे है, तो ये देखिए ईएमएफ की वैल्यू साहब आगे है और उससे π/2 एंगल पीछे है करंट। और यहां भी देखिए यहां पर जीरो, देखिए जब ये ईएमएफ जब जीरो था तो ये पीछे है करंट, यहां पर ये टॉप पहुंचा तो ये भी जीरो ही है, ये पीछे पीछे चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ई लीड करता है, ये आप समझे होंगे। ज्यादा इस पे चर्चा करेंगे तो 2-3 घंटे इसी पे वीडियो बन जाएगा। अब इसमें बात अपोजिशन टू करंट आता है, जैसे रेजिस्टेंस आता है, तो रेजिस्टेंस की तरह इसमें समझ लीजिए इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जिसकी वैल्यू आप एक्सएल से दिखाते हैं। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, इसको पकड़ के रखिएगा 2πfl। ओमेगा की वैल्यू आप जान ही रहे हैं, 2πf होती है, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी आपके लिए। देखिए इतनी बात यहां पकड़ कर रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग, केवल कैपेसिटर की बात करते हैं। जो इंडक्टेंस में हुआ था उसका उल्टा, वहां विक्ट्री हो रही थी तो वोल्टेज यहां लैग करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। ये देखिए करंट में प्लस π/2 कर दो, तो यहां कह सकते हो कि ईएमएफ इससे पीछे है या करंट इससे आगे है, बात वही हो गई। अब आप समझ गए कि ये करंट की वैल्यू आगे है π/2, ईएमएफ पीछे, ये फेजर डायग्राम, ये उसका वेव पैटर्न। देखिए जब हमारी ये ईएमएफ जब जीरो था तो उस समय करंट देखिए आगे थी, पहले ये जा चुकी थी। नीचे होती तो हम बोलते लैग कर रही है, ये लीड कर रही ना π/2, लीड कर रही। हो गया खेल खत्म। कितना आसान है, वेरी वेरी आसान। चलो भाई आगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में होता है XC की वैल्यू 1/ωc। आखिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन टू द करंट, जो करंट है उसका विरोध करना, ये उसका मतलब होता है। खैर इसका डिटेल में बातें मैं वन शॉट वीडियो में समझा चुका हूं, अभी बात काफी कुछ करनी है, इसलिए फटाफट रिवाइज करते जाइए। तो XC की वैल्यू हो जाएगी 1/ωc या 1/2FC। बहुत सुंदर बात। आगे, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अब क्या हुआ भाई, सिंगल सिंगल खेल लिए, अब दो खेलो, फिर तीनों एक साथ खेलेंगे। तो यहां पर आपने देखा आर और एल दोनों आ गए हैं। जब आर और एल दोनों आ जाते हैं तो दोनों का हिसाब किताब जो ये बनता है, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस है। ये रिएक्टेंस टू द सर्किट, वही अपोजिशन टू द करंट। और आगे चल के सीरीज वाले के लिए जेड जब बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं इंपीडेंस, तो इंपीडेंस भी बोलते हैं। इंपीडेंस टू द मतलब करंट का पोजीशन होना। तो ये वैल्यू होती है R² प्लस XL का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखते हैं तो जो नेट इफेक्ट आता है उसमें E देखिए ये है पूरे सर्किट का और I ये आता है, तो I लैग करता है, -5 देख रहे हैं, तो फाई एंगल से लैग करता है इसमें। ये देखिए इससे फाई एंगल से लैग कर रहा है। और इसी तरीके से यहां फेजर डायग्राम बनाया जाता है। VL देखिए आगे है और I की बात देखेंगे तो ये नेट E हो जाएगा पूरे सर्किट का, और ये सर्किट के लिए I हो गया, ये फाई एंगल देखिए I पीछे है। इस तरह से ये इंपीडेंस या रिएक्टेंस की बात करें तो R² प्लस XL² पकड़ना चाहिए। और कितना फाई पीछे है, ये फाई अगर निकालना हो तो सिंपली याद रखें 10 फाई इज इक्वल टू, नॉर्मली आप लगाते मिलेंगे XL/R से निकालेंगे। बाकी ये जो कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल दुरुस्त है, सारी वैल्यूज अप्लाई की जा सकती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए रेजिस्टेंस के साथ आपका इंडक्टेंस आ गया। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो अगर ईएमएफ की वैल्यू ये लगा रखी है पूरे सर्किट की, तो करंट लीड करती है। देखिए करंट है,
ये प्लस फाई आगे रहती है, देखिए करंट आगे है और वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज पीछे है। देख पा रहे होंगे, सब पढ़े होंगे काम भर का फाई एंगल। यहां भी जो z की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हो जाती है, टेन फाई वही एक्सी अपॉन आर। आप देख पा रहे होंगे, जस्ट रिवाइज करते चलिए, कोई चीज भूल गए हैं तो पॉज दबा के नोट कर लीजिए, दिमाग में छप जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, सब इसी वीडियो में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें। कितनी सुंदर बात। अब सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर लेते हैं कि तीनों खिलाड़ी एक साथ लग जाते हैं, फिर क्या होता है। एलसीआर सर्किट बड़ा फेमस सर्किट, बच्चों में बड़ी चर्चा रहती है। E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका सोर्स लगा हुआ है एसी वाला, और आई नॉट की वैल्यू हो जाती है ई नॉट अपॉन अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साहब z, और z की वैल्यू क्या, z की वैल्यू ये नीचे वाली है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। और अब कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कहां पर, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है, ये आप पढ़ ही चुके होंगे। और बात देखते हैं, ये देखिए इसको इंपीडेंस बोलते हो, ये देखो इंपीडेंस लिखा है, तो ये इस वाली वैल्यू को z को इंपीडेंस बोला जाता है, ये आपको मालूम होगा ही, कोई नई बात नहीं है। अब यहां देखिए, अब यहां पे रेजोनेंस की कंडीशन आती है, तो रेजोनेंस की कंडीशन का सिंपल मतलब है करंट की पी की वैल्यू अचीव करना। पी की वैल्यू कब अचीव होगी, जब यहां पर ये देखिए एक्सएल है और ये एक्ससी है, जब हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू 0 हो जाए, जानते हैं आप, तो एक्सएल बराबर एक्ससी हमारी कंडीशन होती है। यहां पर कंडीशन को मैच आउट कराओगे तो इसको ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी 0, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए जितना लिखूंगा उतना कम होगा, तो बात पकड़ के रखिएगा, रिवाइज करते चलिए, काम बनाते चलिए। आगे बात चलते हैं, फिर आती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस या क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बहुत कुछ, लेकिन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, ये आप याद करके रखिएगा, कब भी क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर पूछे ये निकाल दीजिएगा और काम आपका बनेगा। आगे चलते हैं बेटा, पावर इन एसी सर्किट्स। पावर क्या फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में पूछा जाने वाला। पी, इसीलिए मैं हाथ से दोबारा लिख रहा हूं, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये इसका रिजल्ट होता है। अगर ई आर एम एस को आप जानते हैं, ई नॉट अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं, इसी तरीके से आई नॉट अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं इंटू कॉस फाई। ठीक, अब इसको ई नॉट आई नॉट रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, इसको कॉस फाई, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है अगर पीक वैल्यूज पता है। जो ये कॉस फाई है, इसको हम लोग पावर फैक्टर भी बोलते हैं, पावर फैक्टर, इसको ध्यान रखिएगा। फाई निकालने का तरीका आपने देखा ही था अभी, पहले आर अपॉन जेड के फॉर्म में आ रहा था, तो उसको पकड़ के रखिएगा, cos फाई पावर फैक्टर, और ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान रखना जरूरी है। आगे चलते हैं फटाफट हम लोग, ये देखिए cos फाई यहां लिखा हुआ है, तो cos फाई को यहां लिख दिया इन्होंने r अपॉन z, और पी एवरेज की वैल्यू आप देख ही रहे हैं जो आपके सामने आई, ये दोनों चीज पकड़ के रखिए। cos फाई फॉर प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटी सर्किट हमारा फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री। पावर फैक्टर cos 90 इज इक्वल टू 0, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाई हमारा होता है 0, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। दस द पावर फैक्टर एज्यूम द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1। तो इस बात को आप पकड़ के रखिए, आगे की चर्चा करते फटाफट। अब एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर रजिस्टर सर्किट, ये प्योर रजिस्टर सर्किट है, इसके साथ एवरेज पावर क्या होगी, तो वी नॉट आई नॉट रूट 2 इंटू रूट 2, यानी वी आर एम एस आई आर एम एस वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर, पकड़ के रखिए। प्योर इंडक्टर सर्किट के साथ हमारी एवरेज एनर्जी एंड एवरेज पावर क्या है, तो एनर्जी होती है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और एवरेज पावर हमारी शून्य होती है इंडक्टर सर्किट के साथ। कैपेसिटर के साथ एलसी ऑक्सीलेशन की बात करें, आधी आधी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये पकड़ के रखिए, कहीं निकालने को बोलेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। ये स्लाइड बताती है कि I1 अपॉन I2, E2 अपॉन E1, N2 अपॉन N1 दोनों का रेशियो लिखा है। I1 करंट है एसी सोर्स की, और लोड की I2, E2 है हमारा आउटपुट वाला वोल्टेज, I1 E1 है पहले देने वाला, N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी,
N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये सारी बात है, ये एफिशिएंसी की बात करें ईटा की, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। इसको ध्यान करना, रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, जगह जगह पूछा जाता है। फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा या NBA cos ओमेगा टी, इस तरह से आप पकड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की। आप देखेंगे तो लंबी चौड़ी लाइन है, सबसे ज्यादा डेरिवेशन रे ऑप्टिक्स और इसी में मिलते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, छोटे छोटे डेरिवेशंस है। तो चलिए शुरू करते हैं, याद दिलाते हैं वही स्लाइड। ये कहां से आया रूट मीन स्क्वायर, इसका डेरिवेशन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर कि आई इफेक्टिव या आई आरएमएस एक ही चीज होती है, इसकी वैल्यू आई नॉट अपॉन रूट टू होती है, दिखाओ, या ई नॉट अपॉन रूट टू होती है, शो करिए। डेरिवेशन है, इसको आना चाहिए आपको। इसी तरीके से एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, रजिस्टर में जो कहानी उन्होंने रिवाइज की थी, ये कैसे होती है, कैसे मतलब कैसे का मतलब डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन आपका क्लियर होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर ना पाए, 2-2 4-4 मिनट का सवाल है। इसी तरह बात करें केवल इंडक्टर सर्किट के लिए, इसी तरह बात करें तो कैपेसिटर सर्किट के लिए ये एक्सेल वगैरह कैसे आता, वही स्लाइड्स है, लेकिन अपने को डेरिवेशन आना चाहिए इसका। कैपेसिटर के लिए जैसे आपने देखा, इसमें क्या चीज होती है, शो करने की बात कर देते हैं, फेजर डायग्राम बनाने की बात कर देते हैं, वेव फॉर्म बनाने की बात कर देते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्सी की वैल्यू कैसे आई इतने के बराबर, ये सब आप लिख दीजिए, कर दीजिए। फिर ये बात करते हैं कि दो का पेयरिंग जब शुरू होता है, जैसे कि यहां पर देखिए रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की बात की जा रही है, इसमें फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे इक्वेशंस आती हैं, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए आपको। इसी तरह देखिए आर और एल की बात कर रहे हैं, वही चीज में पता होनी चाहिए डिटेल में। सीरीज एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ये इंपीडेंस की वैल्यू कैसे आई, फेजर डायग्राम कैसे बन गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा मैंने तो वन शॉट वीडियो भी बनाया है, 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा, और आप ध्यान लगा दें तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, वो भी वीडियो देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपका। एनीवे, ये बात यहां से समझी जा सकती है कि ये आई नॉट कैसे आ रहा है, इंपीडेंस का जेड कैसे आ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान होता है ये सब। आगे बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन की। तो रेजोनेंस कंडीशन में मैंने बताया था कि कब अचीव होती है, तो एक्सएल बराबर जब एक्ससी होता है, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वगैरह थी, ये कहां से आती है, ये भी आपको दिमाग में रहना चाहिए, और डेरिवेशन पूछें तो करके आप दिखा पाओ। आगे बात करते हैं ये क्यू कहां से आ गया, इसके लिए भी थोड़ी सी वर्किंग कर ली जाए तो क्या बुराई है। इसी तरह ये पावर इन एसी सर्किट्स कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला जो बताया गया था इंपॉर्टेंट, ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। डेरिवेशन आते हैं इसमें से तो करने रहेंगे। पी एवरेज की वैल्यू कितनी हुई, इसी तरह बाकी की एनर्जी की वैल्यू, दूसरी प्योर कैपेसिटर सर्किट में एनर्जी की वैल्यू, और फिर ये यहां पर ये जो फाई है या ईएमएफ जो निकाल रहे हैं हम लोग, अंत में ये जो लिख रहे हैं या ये जो वैल्यू लिखते हैं, E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू कहां से आती है, जिसको पलट के हम लोग बाद में E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो ये वैल्यू कहां से आ रही है, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इतने डेरिवेशन यानी जो जो चीजें हमने सीखी हैं, ट्रांसफार्मर के केस में थोड़ा सा बच्चों वाला डेरिवेशन टाइप का है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला सेगमेंट हमारा शुरू होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा एमसीक्यू लगाना शुरू करते हैं फटाफट, और देखिए कितना आसानी से लगेगा ये, बस दिमाग की खिड़की खोले रहनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एसी मीन्स, जब भी 220 वोल्ट एसी मीन्स लिखा जाए, आप समझिएगा ये आरएमएस वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। हम जानते हैं कि आरएमएस में और पीक वैल्यू में रिलेशनशिप होती है वी नॉट अपॉन रूट टू, आपको पता ही है। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस इंटू रूट टू। तो वी आर एम एस हो गई 220 और रूट टू का मतलब 1.414, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे करीबन आ जाएगा 311 वोल्ट। यही आपका आंसर है। आंसर इज 311 वोल्ट, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन साहब आते हैं। बिल्कुल, आगे चलो। इन एलसीआर सर्किट कंटेन्स, एल की वैल्यू दे रखी है 8 हेनरी, और सी दे रखा है कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफैरड, और ऊपर दे रखी है आर की वैल्यू 100 ओम। ये वैल्यू आपको दे रखी है इन सीरीज।
LCR सर्किट, देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं FR की अगर बात करें तो 1/2 पाई अंडर रूट LC होती है फ्रीक्वेंसी। वैल्यू लिख देते हैं यहां पर, C को अगर आप फेरेड में चेंज, अभी यहीं लिख दूंगा चेंज करके, तो 1/2 पाई लिख देता हूं, अंडर रूट L की जगह 8 लिख दिया और C की जगह 0.5 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड में चेंज करके लिख दिया बेटा, बहुत सुंदर तरीके से। अब FR की वैल्यू क्या हो गई 1/2 पाई और यहां हो जाएगी 8 इंटू 0.5 यानी 4 का रूट लोगे आएगा 2 और यहां वैल्यू बचेगी 10 की पावर -6। ये देखिए FR की वैल्यू आ रही है 600 और 500 हर्ट्ज लिखा, जो आता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि ये 1000 चला जाएगा बेटा ऊपर, आप देख पा रहे होगे इस 3 को, और 2 पाई अभी रहने देते हैं और 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 500। तो FR की वैल्यू कितनी आ गई 500/2 पाई। तो ये दोनों हर्ट्ज में दिए, ये तो बनी नहीं बात। अब हम जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 2 पाई FR इज इक्वल टू 500 और 2 पाई ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा R और वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रेडियंस पर सेकेंड। तो 500 रेडियंस पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप समझ पाए होंगे। देखिए आंसर यहां पे रेडियंस पर सेकेंड और हर्ट्ज दोनों में लिखा है, तो पहले मैंने हर्ट्ज में निकालने की कोशिश की, 500/2 पाई आया जो इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए तुरंत शिफ्ट कर गए रेडियन पर सेकेंड पे हम लोग, और वहां ये आंसर मैच कर रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना करिए कि हर्ट्ज में निकाला और नहीं मिला तो आपने सोचा सवाल गलत है, ये नन ऑफ दी अबव नहीं मिल रहा है इसमें। तो जस्ट कीप योर कूल, आप ठंडे दिमाग से काम करते रहिएगा, सारे सवाल सही होंगे, पढ़ रहे हैं तो नंबर आएंगे पक्का। अच्छा चलो भाई आगे। तो ये अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारे सामने, इन ए प्योर कैपेसिटी सर्किट, प्योर कैपेसिटर वाला सर्किट है, फोटो याद होगी, ये एसी सप्लाई लगा दीजिए और इसके अंदर हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अपने लिए भी मैंने याद कर रखा है कि V लीड करता है, V या E जो भी आप बोले, लीड करता है इंडक्टिव सर्किट में और यहां पे लैग करेगा, ऐसे मैं याद करके हैं। तो E लैग्स कितना करंट से, E लैग्स I बाई π/2 एंगल। तो यहां पर लिखूं कि E लैग करता है I से या I लीड करता है, दोनों बातें बराबर हैं। ऑप्शन में दोनों में जो भी मिल जाएंगे उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसका उल्टा, ठीक, ये मैंने याद कर रखा था। तो लैग्स लिखा हुआ है कि करंट, अच्छा करंट की बात कर रहा है, तो लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ, लैग नहीं करती तो लीड करती, पहला गलत है। दूसरा लीड्स द अप्लाइड ईएमएफ बाय एन एंगल पाई की चर्चा ही नहीं है, लीड्स द अप्लाइड ईएमएफ बाय, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। करंट हमारी लीड कर रही है π/2 से एंड अप्लाइड ईएमएफ आर इन सेम फेज व्हिच इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मैंने आपको तरीका बताया जो मैं इस्तेमाल करता, क्योंकि मैंने एक को याद कर रखा है जिससे मुझे कंफ्यूजन खुद हो जाता था कि कौन किससे आगे पीछे है, हो सकता है किसी को, लेकिन उसका जुगाड़ तो बनाना हमारा काम है, वो तो बना ही लेंगे। आ जाओ भाई आगे। द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस एट 50 हर्ट्ज इज 5 ओम, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 100 हर्ट्ज द न्यू रिएक्टेंस इज, साहब देखते हैं रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस, तो XC की वैल्यू होती थी 1/ωc, उम्मीद है आपने पकड़ के रखा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूं तो 2 पाई FC लिख सकते हो, और यहां पे वैल्यू डालूं अगर 5 ओम वाली तो 2 पाई F, फ्रीक्वेंसी भी लिखी है क्या, 50 हर्ट्ज लिखी हुई है, इसको सीधे से मिटेगा नहीं तो मुझे ये कार्यक्रम करना पड़ता है, इसमें थोड़ा मजा कम आता है लेकिन मजबूरी है। अब यहां पे करेंगे 50 हर्ट्ज इंटू C, आप समझ पाए होंगे, और ये वैल्यू XC के बराबर थी जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम, दिस इज इक्वल टू 5। बात पकड़ में आई। अगर मैं C निकालने की कोशिश करूं तो कितना आ जाएगा, C उधर 5 नीचे, तो 1/2 पाई इंटू 50 इंटू 5 यानी 250, या लिख सकता हूं 1/500 पाई, आराम से लिख दिया, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज कर दी गई 100 हर्ट्ज तक, तो हमारा रिएक्टेंस क्या होगा, X' C निकालना है,
तो बच्चों यहां पे 2 पाई के बाद लिखेंगे f, नया वाला f, और रही कैपेसिटेंस तो बदलना नहीं है, तो वैल्यू में लिखा 2 पाई, f हो गया 100 हर्ट्ज, और कैपेसिटेंस तो पुराना ही वाला था तो 1/500 पाई। बात समझ पाए होंगे। 100 पाई से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/2, यानी आ गया 2.5 ओम। तो हमारा 2.5 ओम इज द आंसर। कहां गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप समझ पा रहे होंगे, वैसे भी दिखता है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एक्सी हमारा कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी तो ये सी घटना ही चाहिए, यानी 5 से कितना था, 5 से घट के 2.5 हो गया। बात पकड़े में आ गई। चलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ने छांट छांट के रिसर्च करके लगाए हैं। ये नहीं कि चलो भाई तुम भी आ जाओ, चलो भाई तुम भी आ जाओ, ना, तुम जरूरी हो तो आओ वरना ना आओ। आगे चलो, ये देखते हैं अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट, बहुत सुंदर, वोल्टेज वी एंड करंट आई आर गिवन। अब देखिए ऐसे सवालों को देख के जो डरेगा वो भाई साहब फिर नहीं मजा आएगा, तो आपको समझना होगा। ये लिखा हुआ है वी, वोल्ट में लिखा हुआ है साहब, बहुत सुंदर बात। ये छाप रहा हूं दोबारा, आई मन कर गया, छापने की जरूरत दोबारा थी नहीं, मुझे लगा पता नहीं कितना आपको दिख रहा है साफ सुथरा। तो ये हो गया +π/3, और ये जो वैल्यू है ध्यान रखिएगा ये मिली एम्पियर में है आई, और ये कंपैरिजन ऐसा ही कीजिए, ये V लिखा है ना, तो V = V0 sin ωt रहता था, याद करो ना। और इसी तरह ये रहता था I = I0 sin ωt+5। बहुत आसान है। अब यहां पर देखिए पावर डिसिपेशन, अरे भैया पावर डिसिपेशन अभी निकाल देते हैं, P एवरेज की बात कर रहे थे हो तुम, तो हम लोगों ने ये देखा था V0 I0/2 × cos φ, ये फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। आरएमएस के अलावा ये भी पढ़ा था। V0 पता है 100, ये पता है 100, सब कुछ तो मालूम है। cos φ दे रखा π/3, यहां पे वैल्यू रखा दो, तो V0 कितना हुआ बच्चों 100, I0 कितना हुआ अगेन 100, बढ़िया, अपॉन 2। अब ये जो I0 रखे हो ये मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर में चेंज कर दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, मिली एम्पियर में था ना, और साथ में cos φ, तो cos π/3, cos 60 है ना, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये वैल्यू लगा दो यहां पर, तो थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, क्या कोशिश कर रहा हूं ना करना पड़े, तो 10⁻³ को 3 0 खा जाएगा तो 5 बचेगा यहां। भाई ये 3 0 2 3 0 खा जाएगा ना, 10/2 5, और एक 2 नीचे और बचा, ये तो 2.5 आ गया लग रहा है यार। ऑप्शन है कि नहीं? 2.5 वाट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 2.5 वाट इज द ऑप्शन नंबर सी, और इस तरह से आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नो फिक्र एंड चिंता, ओनली जय जय जय। चलते हैं अगले एमसीक्यू पे, आ जाओ। तो बच्चों करते हैं अगला एमसीक्यू, और देखिए कितना आसानी से हो जाएगा ये भी। तो साफ देखते हैं, द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी। अरे हाफ मीन वैल्यू हाफ साइकिल की क्या होती है? ये आप जानती हैं 2I0/π होती है, शुरू में रिवाइज करा दिया था, याद भी कर लेना। और I आरएमएस वैल्यू क्या होती है बेटा? I0/√2, ये भी आपको बहुत पता है। अब इनका रेशियो कह रहा है तो भाई निकाल दो ना, I मीन अपॉन I आरएमएस, वैल्यू क्या हो गई 2I0/π अपॉन I0/√2, I0/√2। तो I0 तो कट गया, √2 चला गया ऊपर, तो 2√2/π आता दिख रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, 2√2:1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2√2:π, सॉरी, ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूले जरूर आपको पता होने चाहिए, नहीं मजा नहीं आएगा फिर। आओ चलो अगले पे चलते हैं। लिखा हुआ है देखिए, इसका आंसर पहले ही छपा हुआ है डी, लेकिन डी आया कैसे ये देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट एज रेजोनेंस इज, जो एलसीआर सर्किट है उसका पावर फैक्टर रेजोनेंस कंडीशन में, तो पावर फैक्टर क्या होता है? cos φ = R/Z, ये पावर फैक्टर होता है। अब ये पावर फैक्टर आपका रेजोनेंस कंडीशन में, तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? XL - XC = 0, या हम ये कह सकते हैं XL = XC। तो ये XL - XC 0 हो गया, तो Z की वैल्यू हुआ करती थी R²
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई 0 यहां पर। तो ये 0 जब हो जाएगा तो ये आर ही तो बचेगा, तो ये z बराबर आर आ गया। अब यहां पर आर तो आर है ही और z बराबर भी आर है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कट के दिस इज 1। तो इसका पावर फैक्टर हो गया साहब 1। तो रेजोनेंस पर पावर फैक्टर हमारा हो जाता है 1। ये याद रखिएगा, ये घुमा घुमा के सवाल पूछा जाता है, बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है इन एन एसी सर्किट आर की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, नोट कर लेता हूं, और Z इंपीडेंस दे रखा है 4, VRMS, Z भी ओम में ही होगा, ये कुछ गलत छपा हुआ है। तो VRMS की बात कर लें, VRMS की बात कर लेते हैं 200, 200 बेटा। फिर है IRMS, इसकी वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। थोड़ी लाइट जलती रहती है तो सीधे नहीं दिखता, चमकता है इधर। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल, एवरेज पावर का फॉर्मूला आरएमएस में लिख लेते हैं इस बार, क्योंकि हमें आरएमएस में दे रखी है वैल्यू। तो वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू पावर फैक्टर कॉस फाइव, ये फॉर्मूला देखिए बनने वाला है जो हम जानते भी। वैल्यू पुट कर दो फटाफट। वी आरएमएस कितना हो गया 200, आई कितना है 2 एम्पियर, कॉस फाइव की वैल्यू हम जानते थे R अपॉन Z होती है। तो R की वैल्यू कितनी है 3 और Z कितना है 4, तो 3/4। अब देखिए कैंसिल, ये 400 या 100, 300 आ गया आंसर इसका। 300 वाट इसका आंसर आ रहा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ये इसका आंसर है। तो देखिए कुछ भी ऐसे सवाल नहीं जो आप कर ना पाए, थोड़ी शांति और थोड़ी सी पढ़ाई, बस कमाल। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। लिखा है एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टर L इन ए सीरीज। ठीक है साहब, ये एक R है और ये इंडक्टर लगा, ये कोई एसी वोल्टेज लगा दिया गया है, ये कहानी है। इफ R एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल, इन्होंने कहा R और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल है बराबर, आर बोथ इक्वल टू 3 ओम। अच्छा 3 ओम के बराबर है, ये भी बता दिया है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट इज, फेज डिफरेंस की बात पूछ रहा है, कितना है V और I में, बताएंगे भी बिल्कुल आसानी से। हमें ये मालूम है कि जब ये हमारा LR सर्किट होता है, ये कैपेसिटेंस बना दिया हमने, ये इसको थोड़ा ठीक करना होगा। ये जो L लगा हुआ है, ये L लगा दीजिए ऐसे, ये LR लगा हुआ है। ठीक, इस सर्किट के अंदर जानते हैं जो 10 फाई की वैल्यू होती है बेटा, वो हमारी कितनी होती है एक्सएल अपॉन आर। ठीक, अब एक्सएल और आर दोनों की वैल्यू 3 है, तो ये 1 हो गया। जब हो गया 10 फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई कितना हो गया 45 डिग्री। क्या था सवाल में, बताओ, कुछ था सवाल में? इट इज सो इजी, आंसर इज सी आंसर इज करेक्ट। कुछ भी दम नहीं है सवाल में, मिनटों में हो गया। इस तरह से सवाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड फिक्स्ड एम्पलीट्यूड वी नॉट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर C एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड। तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा है, एक कोई मान लीजिए कैपेसिटर लगा, ये कोई ऐसे बल्ब लगा होगा, और ये कोई एसी सोर्स है, कुछ ऐसा कहानी है यहां जो मैं समझ पाया हूं। एन एसी वोल्ट सोर्स ऑफ ए वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वी नॉट टॉप पीक वैल्यू है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटेंस C एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब है, बी फॉर बल्ब लिख देता हूं, इंडक्टेंस 0, इसका इंडक्टेंस 0, बड़ी अच्छी बात। व्हेन ओमेगा इज इंक्रीज्ड, अच्छा इसका ओमेगा जब इंक्रीज करोगे, आप जानते हो जो XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होता है। इफ ओमेगा इज इंक्रीज्ड XC विल डिक्रीज, देखो रिलेशनशिप। ठीक, आगे देखिए, द बल्ब ग्लोज डिमर, कम जलेगा, हल्का जलेगा, ब्राइटर बहुत बढ़िया जलेगा, चमकदार जलने लगेगा, टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज अनचेंज्ड। काहे को भैया, इंपीडेंस होता है R², और यहां पे केवल कैपेसिटर है तो एक प्लस लिखना चाहिए, प्लस XC²।
ये जब XC बदलेगा तो ये अनचेंज क्यों रहेगा? टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस, इंक्रीज नहीं होगा, XC कम हो रहा है, डिक्रीज होगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों करेक्ट? क्योंकि जब हमारा XC डाउन हो जाएगा अपोजिशन टू द करंट, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये हमारे बल्ब साहब और ज्यादा चमकदार तरीके से ग्लो करने लगेंगे। तो बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगले एमसीक्यू को देखते हैं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मिल रहा है हम लोगों को। अब बात करते हैं इन एन LCR सर्किट द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि आपको पता है Q इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C। तो ये R पे भी डिपेंड करता है, L पे भी डिपेंड करता है, C पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पकड़ पाए होगे बात, क्वालिटी फैक्टर Q है, शार्पनेस। अगली बात करते हैं द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल आर 8 ओम। चोक कॉइल क्या होता है? इंडक्टर, और रेजिस्टेंस दे रखा है। तो ये कुछ हमारा इस तरह का सर्किट है बच्चों। ये देखिए LR, ये चोक कॉइल हमारी जो होती है इंडक्टर सर्किट, चोक कॉइल। यही ना पता हो तो खेल यही खत्म हो जाएगा। द वैल्यूज, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, मैं यही लिख देता हूं। एक्सेल दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 8, ये 8 ओम है R, और एक्सेल दे रखा है 6 ओम। ठीक। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल? ओहो, पावर फैक्टर पूछा है तो देखिए क्या है, इसको बढ़िया तरीके से दो तरीके समझाते हैं आपको। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है cos फाई, आपको उम्मीद है मालूम है। ठीक। अब जब हमारा LR सर्किट होता था तो LR सर्किट में 10 फाई याद है ना कैसे निकालते थे? कहां लिख दूं? यहीं लिखता हूं। 10 फाई की वैल्यू हुआ करती थी XL/R। उम्मीद है आपको, आप पकड़े होंगे। तो XL की वैल्यू कितनी है? 6, R कितनी है? 8। ये कितना हो गया? 3/4, है ना? चाहिए cos फाई, बना लो ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े लिखे हम लोग। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तो बिना किए ही 3 4 5 का ट्राइड जमाने से चला रहा है। तो cos फाई क्या हो गया बेटा? cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपो, 4/5, 4/5 होता है 0.8। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हो गया खेल खत्म इसका। ठीक। एक तो ये तरीका, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच पकड़ ली। दूसरी अप्रोच पकड़ लीजिए। आप जानते हैं जो पावर फैक्टर होता है वो होता है R/Z। पक्का? R पता है, Z नहीं पता, Z पता कर लो। Z क्या होता है? अंडर रूट R² प्लस XL का स्क्वायर। ये वैल्यू निकालो। R कितना था साहब? 8 का स्क्वायर 64। XL का स्क्वायर बेटा कितना? 36, 6 का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100, और रूट में लोगे तो आ जाएगा 10। बात पकड़ में आई? अब R की वैल्यू लिख दो कितनी बेटा? 8, नीचे लिख दो 10, देखो 0.8। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप हिलेंगे थोड़ी, सवाल हिलेगा, आप नहीं हिलेंगे। समझ गए ना? कोई मैथमेटिकल अप्रोच, आप खेलोगे, आपको मजा आएगा। अरे यार ये आओ जरा, बस मुद्दा कॉन्सेप्ट पकड़ लो, उसको थोड़ा सा करकुरा के देखो। सरल है, इट इज वेरी वेरी इजी। बस एक बार प्यार से देखो तो इतना आसान है, मजा आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आप देखिए एमसीक्यू लग जाते हैं। अब हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात शुरू होती है। चलते हैं, लगाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए तो आइए बच्चों करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज, एक इंडक्टर हमारा L हमारा कनेक्टेड है 200 वोल्ट डीसी वोल्टेज, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। जब वो डीसी सप्लाई का मतलब आपको फोटो बनाऊं तो मजा आएगा। ये देखिए इंडक्टर है और डीसी सप्लाई, इसे प्लस माइनस लगा दो भाई, बैटरी है डीसी सप्लाई। और इनकी कहानी क्या थी? 200 वोल्ट की डीसी, करंट जाती है कितने की? 1 एम्पियर की शायद। ठीक है। व्हेन द सेम इंडक्टर, इसी इंडक्टर को जब आप कनेक्ट कर देते हो 200 वोल्ट की एसी सप्लाई से, एसी सप्लाई करते हो, ये 200 वोल्ट की एसी सप्लाई है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो 0.5 एम्पियर है। 0.5 एम्पियर है फ्लोज। एक्सप्लेन वाई। ऑल्सो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। कह रहे हैं कि इसमें करंट 1 एम्पियर थी, इसमें घट क्यों गई ये बताना आपने को। तो बता देते हैं। साथ में इन्होंने इंडक्टर L की वैल्यू निकालने की भी चर्चा की है, वो भी निकालेंगे हम लोग। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो एक्सेल होता है
वो होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब हो गया 2 पाई एफ एल। अब फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो डीसी के लिए हमारा एक्सेल कितना हो जाएगा, एफ के वैल्यू 0 पुट करोगे एक्सेल 0 हो जाएगा। तो जब हमारा डीसी सप्लाई होता है तो अपोजिशन टू द करंट होता ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। देखिए एक्सेल 0 है, बाकी तार वार का रेजिस्टेंस होगा अपना, एक्सेल का नहीं है कुछ अपना। तो जब ये 0 होगा तो करंट यहां, भाई रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगी। अब यही अगर आप लगा दोगे यहां पर एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई में तो एक्सेल कुछ ना कुछ होगा ना, फ्रीक्वेंसी तो होगी कुछ ना कुछ। जैसे यहां पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो अगर एक्सेल होगा तो अपोजिशन टू द करंट है एसी सप्लाई में, तो ये करंट को अपोज करेगा, तो करंट की वैल्यू घट जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो डीसी में अपोजिशन टू द करंट है नहीं, एक्सेल 0 है, और इसमें एक्सेल की कुछ वैल्यू है, इस वजह से इसमें करंट घट जाती है। अब बात कर रहे हैं कि एल निकालो, तो निकालते हैं एल हम लोग। तो यहां पर देखिए एक्सेल की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज दे रखी है, काफी कुछ तो दिया है शायद। अच्छा, यहां पर पॉइंट करंट दे रखी है, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला हूं एक तो, और दूसरा आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, यानी वी अपॉन एक्सेल का इस्तेमाल करूंगा, वी इज इक्वल टू आई आर वाला। तो वी कितनी थी साहब, वी अगर लगाऊं तो 200 अपॉन एक्सेल लगा सकता हूं यहां पर। तो बेटा यहां देखिए वी की वैल्यू रख देते हैं 200 वोल्ट, ये 200 आरएमएस वैल्यू दे रखी होती है, और ये एक्सेल हमको पता नहीं यहां पर, और आई हमको मालूम है विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ये थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा जिससे मैं आगे लिख पाऊं। अब यहां पर देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। अब ये वैल्यू यहां से हमारी एक्सेल आ गई, यहां से एक्सेल निकालो, और एक्सेल आ जाएगा 200 अपॉन 0.5। अब इस फॉर्मूले में एल कितना है, एल है एक्सेल अपॉन 2 पाई एफ। बस खत्म हो गया सवाल। एक्सेल की जगह लिख दो 200 अपॉन 0.5, फिर वैल्यू हुई 2 पाई एफ, 2 पाई मतलब 3.14, और एफ की वैल्यू डाल देते हैं, एफ इज 50 हर्ट्ज। ये देखिए, अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट में भी क्या है, देखिए 50 इंटू 2 100 आ गया, 2 जीरो इसने ऐसे ही मार दिए, तो एल की वैल्यू हो गई, ये देखिए 102। तो 2 अपॉन इसका आधा कर लीजिए आप, तो 2 अपॉन पॉइंट या ऊपर का डबल कर लीजिए, दोनों बातें एक ही हो गई, तो 1.07 कर लेते हैं, कुछ गलत लिख गया लगता है। ये 1 पॉइंट, इसका हाफ करेंगे, ये बिगाड़ना बड़ा मुश्किल काम रहता है थोड़ा इसमें, तो ये वैल्यू लिखते हैं। अगर आप 0.5 लिखा है तो 1/2 लिख दो तो 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 3.14, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 अपॉन 3.14 वैल्यू आ जाएगी 1.27 हेनरी, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान सवाल है, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करनी है। मैंने आराम से आपको तहे दिल से, तबीयत से समझा दिया है। उम्मीद है ऐसा सवाल आएगा तो आप निश्चित तौर पे सही करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पर बेटा। अब लिखा डिफाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो एक्सप्रेशन का मतलब वही डिराइव, ये थोड़ा सा पेन वाला चालू करें, ये एक्सप्रेशन डिराइव करने की बात कर रहा है, यानी आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जरूर करके सीख लीजिएगा बेटा, अक्सर आता है। दूसरा बोल रहा है कि डिफाइन आरएमएस वैल्यू, ये आप पढ़ ही लेंगे कि वो डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो कि सेम टाइम में उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है उतने ही टाइम में, उसी रेजिस्टेंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं आई आरएमएस या आई वर्चुअल या आई इफेक्टिव। ये 3 नाम इसके दिए जाते हैं। तो डीसी डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू, डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे गिवन रेजिस्टेंस में, गिवन रेजिस्टेंस में, ऐसा समझ लीजिए, जो कि हमारी अल्टरनेटिंग करंट, जो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, उससे उतना ही हीटिंग इफेक्ट हो सेम टाइम के अंदर। बस
ये मैंने पूरी सेंटेंस नहीं लिखा है, कीवर्ड्स लिख दिए हैं। तो डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे इन ए गिवन रेजिस्टेंस, जो कि एसी करंट उसी समय में सेम हीटिंग इफेक्ट दे, उसी की उस वैल्यू को हम बोल देते हैं, डायरेक्ट करंट की उस वैल्यू को बोल देते हैं IRMS, आई वर्चुअल, आई इफेक्टिव। खैर, ये तो मैंने समझाने का प्रयास किया, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो लिख देंगे आराम से। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं बेटा। ये वेरी गुड, ये सवाल आजकल बड़ा फैशन में है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होता है। आइए देखते हैं इसको। लिखा है डिवाइस X is connected to an AC source V is equal to V0 sin omega t। ठीक है साहब। The variation of voltage, current and power in one cycle is shown in the following graph। इस ग्राफ के अंदर देखिए वोल्टेज, करंट और पावर तीन चीज दिखाई गई हैं। थोड़ा मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, जरूरत पड़ी तो थोड़ा मैं फैला भी दूंगा, इसको भी बड़ा कर दूंगा। आइडेंटिफाई करना है डिवाइस X। तो पहले और दूसरी चीज क्या, विच ऑफ द कर्व्स A, B and C रिप्रेजेंट द वोल्टेज, करंट एंड पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, जस्टिफाई योर आंसर। शुरू के दो पार्ट को भी करते हैं, फिर तीसरे चौथे पार्ट को भी ये भी करेंगे। देखिए X जो डिवाइस है वो क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूं, हो जाएगा बड़ा आराम से। ये शायद आपको कर्व दिख पा रहा होगा। अब यहां पर देखिए, आप ये देखिए कि हमारे पास इक्वेशन थी V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी जो गिवन थी। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर V कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर ये जो A और B हैं, इनमें से ही कोई वोल्टेज होना चाहिए। डॉटेड लाइन तो वोल्टेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर V इज इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही, कैसे सोच रहे हैं? तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये तो साहब हमारी वोल्टेज हो ही नहीं सकती। अब हम जो दूसरी बात करें, अब ये साइनसोइडल है, देखिए यहां पर हमें उसकी पीक अचीव होगा वो π/2 पे अचीव होगा। ये ओमेगा टी जब सब π/2 होगा तो ये V0 के बराबर होगा ना। तो π/2 कहां है, यहां पर है। यहां पर पीक देखिए इसका अचीव हो रहा है, इस कर्व का, बी वाले कर्व का। ये दूसरा जो उसका ए वाला है, इसका तो मिनिमम अचीव हो रहा है। तो साहब ये तो फिर बी वाला जो है वही हमारा वोल्टेज है। समझ में आई बात? बी वाला हमारा क्या हो गया, वोल्टेज, क्योंकि ओमेगा टी साइन ओमेगा टी है ना, तो साइन ओमेगा टी π/2 पे मैक्सिमम होती है ओमेगा टी। ये जो एंगल लिखा है दिस इज ओमेगा टी, ये इस तरफ जो जा रहा है ये ओमेगा टी है, थीटा समझ लो अपने समझने के लिए, फेज है ये। तो ये जब π/2 होगा तो मैक्सिमम होगा ना V0। ये देखो ये पाई था ना, ये पाई था, और ये बेटा π/2 अच्छे से समझना, सारे सवाल कर लोगे फिर। और ये 2 पाई है, और इसका जानते ही हो सब 3π/2 है ना। तो π/2 पर मैक्सिमम कौन सा ग्राफ दिखा रहा है, ये जो B है भाई साहब, ये दिखा रहे हैं। ए तो गुच्चू हो गए मतलब 0 हो गए। तो साहब इसमें B तो हो गया वोल्टेज, दैट इज पक्का। अब बेटा यहां पर देखो, ये जो A है ये 2 पाई के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। देखो यहां से शुरू हुआ, पाई में एक साइकिल हो गई, दूसरी हो गई 2 पाई में, जबकि हमारा V और I 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो जो डॉटेड लाइन है वो हमारी क्या बची, जो कर्व है डॉटेड वाला कौन सा, C। ये हमारा बचा C वाली लाइन कौन सी है, करंट है। और देखिए जब करंट है तो तीसरी क्या बची, पावर, A हमारी पावर है। ये तो हमने डायग्नोज कर लिया। अब दूसरी बात देखिए, यहां पर जब हमारा V था 0 तो उस समय करंट थी पीक पर, तो करंट लीड कर रही है, करंट इज लीडिंग बाई π/2। क्योंकि π/2 क्यों, जब V हमारा हुआ 0, V जब हुआ टॉप पीक तो करंट हो गई 0। तो दोनों में कितने का फर्क हो गया, π/2 फेस का। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2। और ये किसके अंदर होता है, ये कैपेसिटर के अंदर होता है। तो ये डिवाइस किसकी हो गई, कैपेसिटर की हो गई। बात पकड़ में आई? क्योंकि जो इंडक्टेंस में होता है वो तो मैंने बताया लीड विक्ट्री, वोल्टेज लीड करता है, या तो करंट लीड कर रही है। तो बात आपकी समझ में आई होगी। इसको फिर से छोटा करूंगा मैं, और ये शायद आ गया स्क्रीन पर मोटे तौर पर तो आपने जो जो बातें देखी यहां पर, इनके हिसाब से डिवाइस क्या है, डिवाइस हमारी कैपेसिटर है। कैसे पता किया, मैंने डिस्कशन आपसे किया, ध्यान से रिपीट करके सुन लीजिए। विच ऑफ द कर्व्स ABC, तो ABC भी मैंने बता दिया था। A क्या था, A हमारा था यहां पर पावर, कहां लिखूं, तो A था हमारा पावर। उसके बाद देखिए B था हमारा वोल्टेज, क्यों था इसकी चर्चा की हम लोगों ने भी।
और C हमारा क्या था, करंट, C करंट था। अब जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया आपको और यहां पे बता भी दिया कि करंट लीड करती है π/2 से वोल्टेज से। अब बात करते हैं हाउ डज इट्स इंपिडेंसेस वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, शो ग्राफिकली। अरे भाई ये तो बड़ा, जब हमें पता चल गया ये कैपेसिटर वाला सर्किट है तो मैं जानता हूं कि जो XC की वैल्यू होती है 1/ωc होती है, 1/2πfc। तो जब ग्राफ बनाऊंगा, यहां पर ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी दिखा दीजिए यहां पर और यहां पे XC दिखा दीजिए। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है ना, देखिए 1/f, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका XC गिरता चला जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये साफ तीसरे नंबर का कहानी थी जो इससे कंप्लीट होती है। चौथे में ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विद AC वोल्टेज। कुछ नहीं और सिंपल सी बात है, आपको देखिए वोल्टेज दे रखा है V = V0 sin ωt। अब आपको मालूम है कि कैपेसिटर वाला सर्किट है तो कैपेसिटर में Q होता है CV के बराबर, ये भी आपको पता है। अब C × V है तो C लिखा रहने दिया, V की जगह लिख दिया V0 sin ωt। इस V की जगह ये वैल्यू ऊपर से डाल दी। अब यहां पे dQ/dt कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। C तो होता है कांस्टेंट, V होता है कांस्टेंट, C V0 तो आ गए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin ωt। अब यहां पर आप जानते हैं C V0, ये शायद ऊपर स्लाइड जा चुकी है तो कोई टेंशन नहीं है, यहां पर हो गया C V0 sin ωt का मतलब ओमेगा cos ωt। अब यहां पर देखिए वैल्यू लिखते हैं, dQ/dt होता है I और ये वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा C V0 cos ωt। और इसी को ओमेगा C को ही तो आप क्या लिख के चल रहे थे, जो वैल्यू देते थे रिएक्टेंस वगैरह, तो इस पूरी वैल्यू का आप बोल देते हैं I = I0 cos ωt। आप समझ पा रहे होंगे, I0 cos ωt। और यहां पर ही इसको लिख सकते हैं I0 sin ωt प्लस π/2। ये देखिए अब यहां से कंपेयर करेंगे I का और इसका, तो ये फेज पहले वाले से प्लस π/2 चल रहा है, उसी देखिए सिंक्रोनाइजेशन में है, π/2 एडिशनल फेज है। इस तरह आप इसकी करंट की इस डिवाइस के लिए आप रिलेशनशिप I से निकाल मारे हैं। ये प्रूफ है बेसिकली, उसमें कोई स्पेशल बात है ही नहीं। तो I = I0 sin ωt प्लस π/2, खेल खत्म। ये जो एक्सप्रेशन वो कह रहे थे कि निकालो निकाल के खत्म कर दिया। और ये इसी तरीके से पूरा जो सवाल था ऐसे ही सोचिएगा, आपका हर सवाल सही होने वाला है, कोई सवाल गलत नहीं होगा। इस तरह से आप देखिए आसानी से इसको कर सकते हैं। वी ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, ऑब्टेन कर लिया फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विद AC वोल्टेज, π/2 आपको दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसा सवाल किया था उसी में थोड़ा हेर फेर करके दिया हुआ है सवाल। आइए देखते हैं बच्चों। ए डिवाइस X इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V = V0 sin ωt। द करंट थ्रू X, यानी उस डिवाइस से जो करंट जा रही है, I = I0 sin ωt प्लस π/2। तो ये तो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि ये है साहब ωt और I जो है करंट लीड कर रही है इसमें π/2 एंगल से। देखिए π/2 से ये फेज डिफरेंस है, लीड कर रही है। तो करंट I लीड्स V by π/2। ये किस सर्किट में होता है, ये कैपेसिटर सर्किट में होता है। तो ये X हमारा क्या है, कैपेसिटर। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जो इंडक्टर सर्किट होता है, V फॉर विक्ट्री, L फॉर लीड, वहां वोल्टेज लीड करता है। तो कैपेसिटर और रिएक्टिव सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट में तो कोई सब सेम फेज में होते हैं, कोई लीड लैग नहीं करता। तो आइडेंटिफाई द डिवाइस X, पता कर लिया कैपेसिटर है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस के लिए आप जानते ही हैं, जब आपको XC लिखा जाएगा तो XC = 1/ωc, ये इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू होती है। XC = 1/ωc। अब लिखा ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर 1 साइकिल ऑफ AC फॉर X। वोल्टेज एंड करंट की बात कर रहे हैं तो मुझे ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखे जाते हैं।
ये भी हो गया था, यहां पहुंचते हैं और बेहतर होता कि यहां ग्राफ बनाते, थोड़ा और ऊपर ले जाते। खैर ग्राफ पूरा बना देता हूं। अब यहां पर देखिए ऐसे ग्राफ दिखाया। अब जो v था हमारा, ये देखिए यहां पर वो था t = 0 पर v 0 है, t 0 पुट करो v 0 आ जाएगा। तो v यहां से शुरू होगा और एक पाई मैं यहां बना लेता हूं और लगभग अंदाजे से 2 पाई यहां बना लेता हूं। ये रहा पाई और इसके बीच का π/2, ये 3π/2। तो ये पॉइंट ले लेता हूं कुछ इधर, ये मोटे तौर पे इधर, और थोड़ा कोशिश करते हुए कि अच्छा बन जाए। ये बना लिया साहब। तो ये वैल्यू कितनी थी? π/2 थी। ये कितनी थी? 3π/2 थी। आप समझ पा रहे होंगे। और ये जो रेड कलर बनाया है, ये किसके लिए बनाया है? वोल्टेज V के लिए बनाया। दूसरा कलर ले लेते हैं ब्लैक, जिसे अच्छा सा दिखे, डिफरेंशिएट हो। और अगर मैं बात बोलूं तो यहां मुझे रेड कलर से ही मेंशन कर देना चाहिए था कि ये जो वैल्यू है ये साहब V0 है। अब ये मैं ब्लैक कलर से चलता हूं। I π/2 लीड कर रही है। जब ये 0 था, यहां ये 0 था जब, उस समय करंट की वैल्यू टॉप पर थी, यानी I0 पीक वैल्यू थी। जब ये टॉप पर था तो ये 0 थी, तो ये यहां पहुंच गई। जब ये 0 था तो ये टॉप पर थी, यानी मोटे तौर पे यहां थी पीक पर। फिर ये 0 यहां पर और इसी तरह ये टॉप पर। ये तो ये जो ब्लैक वाला है ये करंट I है। मेरे ख्याल से ये ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा बराबर। इसको आप कह सकते हैं एंगल या ओमेगा टी। और बाकी वैल्यू लिखिए आपके सामने। ये ग्राफ हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट था मेरे ख्याल से कि ग्राफ V और I को शो कर दिया आपने। ठीक है साहब, आगे देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है, उसके हिसाब से करते हैं सवाल। तो उसको नीचे करना होगा थोड़ा। तो नंबर 3, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस X वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC? बहुत सरल, शो दिस वेरिएशन इन ग्राफ। तो ये तो मैं यहीं दिखा देता हूं, तो कई बार दिखा चुके हैं। आप जान ही रहे हैं कि इन दोनों में रेसिप्रोकल वाला मामला है, यानी 1/2 पाई FC है। तो अगर F को ऐसे अभी दिखाया था, F इधर है, XC इधर है, तो आप F बढ़ाओगे तो XC गिरता चला जाएगा। ये पार्ट नंबर 3 है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द डिवाइस X। फेजर डायग्राम दिखा देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाते हैं, साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो फेजर डायग्राम में अगर मैं बनाऊं, देखिए यहां पर ये वैल्यू थी हमारे पास V = V0 sin ओमेगा टी, और I हमारा लीड कर रहा था I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहां पर मैं बना लेता हूं क्या साहब? E या V बना लो। दिस इज V0, ये डंडी जो है, और इसी से π/2 एंगल बनाते हुए हमारा क्या बन गया साहब? दिस इज I0। ठीक, और ये जो एंगल रहा दिस इज ओमेगा टी, और ये एंगल हमारा कितना है? π/2। ये I लीड कर रहा है। और कुछ दिखाना चाहें आप तो इसको आप बना सकते हैं V इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इसको यहां ड्रॉप कर दोगे तो I आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये आप चाहो तो पीछे वाला हिस्सा बनाओ, वरना ना बनाओ, ये आपकी कहानी बन गई। ये क्या है? ये फेजर डायग्राम है। तो आप यहां पर साफ तौर पे देख पा रहे हैं फेजर डायग्राम में एक करंट हमारी वोल्टेज से लीड कर रही है। इस तरह से सुंदर डायग्राम बन गया। कोई भी टेंशन की बात नहीं, ओरिजिन वगैरह लिखना लिखा दो। ठीक, ये सवाल हो जाता है कंप्लीट। ऐसे सवाल फैशंस में हैं। मैंने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया, उम्मीद है बात पूरी पकड़ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर बेटा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता रहा है। ए लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये लैंप है बेटा, और ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है इंडक्टर के एंड AC सोर्स के। व्हाट हैपेंस टू द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप व्हेन द की इज प्लग्ड इन? जब इसको क्लोज कर देते हैं, की प्लग कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और आयरन रॉड को इंडक्टर में डालते हैं। तो यहां पर जो आयरन रॉड लेके आए, और ये आयरन रॉड हम इसके अंदर डालने वाले हैं। ये इंडक्टर था, इंडक्टर में मैं ब्लैक कलर की आयरन रॉड डाल देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि कुछ पड़ा हुआ है इसमें। और बाकी बल्ब आगे लगा ही हुआ था, तो बल्ब का क्या होगा? मतलब बल्ब का होने का मतलब उसका वो तेज जलने लगेगा, मतलब ब्राइटर जलेगा, या डिम हो जाएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी होना वाना है देखते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा। ये जो पहले जल रहा था, मैं लीजिए 4 ऐसे बनाता हूं, तो इसके लिए 2 बना देता हूं केवल, ये डिम हो जाएगा। रीजन क्या है? जैसे ही आयरन आप डालेंगे L के अंदर, तो आयरन डालने से हमारा जो L है वो इंक्रीज कर जाएगा बेटा, इसका इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। जो XL की वैल्यू होती है वो ओमेगा L होती है। L बढ़ रहा है
तो हमारा एक्सेल बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं एक्सेल क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट, अपोजिशन टू दी करंट, रेजिस्टेंस के टाइप का वही बिहेवियर है। तो अगर ये करंट को अपोज करेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इसको बढ़ने पे करंट की वैल्यू हमारी ड्रॉप कर जाएगी, गिर जाएगी। जब करंट गिर जाएगी तो ये बल्ब डिम जलेगा। डिम जलने का मतलब समझ गए ना, हल्का कम जलेगा पहले से, बस खेल खत्म। ये एक्सप्लेनेशन है कि आयरन रॉड डालोगे, इंडक्टेंस इसका इंडक्टर बढ़ जाएगा, उससे आपका आई का वैल्यू ड्रॉप कर जाएगी और बल्ब कम जलने लगेगा, डिम जलने लगेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पकड़ते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द सीरीज LCR सर्किट शोन बिलो, विच वन लीड्स इन फेज करंट और वोल्टेज। बहुत ही सुंदर सवाल, 2 बार आया भी हुआ है। पहले पार्ट को करेंगे अभी, फिर दूसरे की चर्चा करते हैं। विदाउट मेकिंग एनी अदर चेंज फाइंड द वैल्यू ऑफ द एडिशनल कैपेसिटर C1 to be connected in parallel with the capacitor C in order to make the power factor of the circuit unity। बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे सवालों में गिना जाना चाहिए। कठिन नहीं है, अच्छे का मतलब मजा आएगा करने में, है ना। अब देखते हैं सवाल को, लगाते हैं और देखते हैं कैसे करना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वगैरह वगैरह। तो पहले हम करेंगे क्या, ये जो वैल्यूज दे रखी हैं एक्सएल एक्ससी निकालते हैं। भाई ये फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आप याद कीजिए अगर, कि कितना फर्क होता था। तो tan फाई की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी होती एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। इस फॉर्मूले से फाई निकालना है, तो हमको एक्सएल एक्ससी आर तो पता चले तब तो निकालें। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सएल। तो ये यहां कहीं लिख लेता हूं, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। आप जानते ही हैं जो जो वैल्यू दे रखी है, देखिए ओमेगा यहां पे दे रखी है। तो ये ओमेगा, ये देखिए वी, ये जो दिया है इसको कंपेयर कर लीजिए। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ये एफ, या जो भी फेज फाई लिखा, फाई समझ लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 1000, तो ये हिसाब रहा 1000। एल की बात है 100 मिली हेनरी, तो 10 की पावर -3 हेनरी, ऐसे कर दिया। अब इसको कैलकुलेट के 10 की पावर -3 इसको खा जाएगा, 100 ओम बचेगा। ये देखिए हमारा आ गया एक्सएल। अब बात करते हैं एक्ससी की। एक्ससी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा तो निकाल चुके थे, 1000 था जहां तक, पकड़ रहे हो मेरी बात। ये कंपेयर किया था ओमेगा के लिए, तो सी भी चाहिए। अब सी क्या है, 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 इसको खा जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 अपॉन 2 यानी आ गया 500, 500 ओम। ये भी वैल्यू आ गई। और आर तो हमको पता ही है 400 है, यही आर ऊपर ही लिख दूं क्या, चलेगा, 400। ये सारी वैल्यू आ गई। 10 फाई की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या हालात बन रहे हैं। तो मैं यहां पे डालता हूं 10 फाई। वैसे तो यही निष्कर्ष निकल आता है हमारा, जो एक्सएल बड़ा कि एक्सी बड़ा है, तो ये कैपेसिटर सर्किट है साहब, एक्सी बड़ा है। एनीवे फिर भी निकाल के दिखा देता हूं। एक्सएल की वैल्यू है 100 और एक्सी मान रखे हैं 500 और आर कितना है 400। तो ये वैल्यू हो जाएगी -400/4 -1। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो फाई की वैल्यू है -π/4 है। सिंपली समझने की बात क्या है कि सर्किट में क्योंकि हमारा एक्सी बड़ा है, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, इसकी वजह से हमारा ये कैसा सर्किट है, कैपेसिटर सर्किट है। ये कैसा बिहेवियर रखेगा, कैपेसिटर सर्किट जैसा बिहेवियर रखेगा। और π/4 से हमारा कैपेसिटर में क्या लीड करता है, करंट लीड करती है। तो करंट लीड करेगी π/4 से वोल्टेज को। तो ये भी मैं लिख देता हूं। देखिए मैंने कैसे कर रखा है, मैं तुरंत सोचता हूं V फॉर विक्ट्री, L फॉर लीड। वोल्टेज लीड करती थी इंडक्टर में, उसका उल्टा कैपेसिटर में, ऐसे मैं सोचता हूं। तो यहां कैपेसिटर की बात की तो मुझे क्या लिखना चाहिए, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज π/4। ये कहानी है, इसके अंदर बड़ी बड़ी सिंपल सी बात दिख गई। ये माइनस आने का मतलब था कि ये कैपेसिटर सर्किट था, ले लिया, इसलिए माइनस लिखने का आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, अब आगे क्या पूछा था उसकी बात कर लेते हैं, दिमाग से ही निकल चुका है। तो चलिए साहब, तो क्या क्या जानकारी हम दे पाए इनको। विच वन लीड्स बता दिया, फेज करंट वोल्टेज बता दिया था कि भाई यहां पर करंट लीड कर रही π/4 से। बहुत सुंदर बात। अब कह रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी अदर चीज। अच्छा, इन्होंने कहा था कि इसके पैरेलल में हम एक C1 लगाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा विद द कैपेसिटेंस C इन ऑर्डर टू मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। पावर फैक्टर यूनिटी चाहते हैं। देखिए, पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है? पावर फैक्टर आपको ये मालूम ही है, जब हमारा रेजोनेंट कंडीशन होती है, cos फाई की वैल्यू इनको चाहिए 1, जब XL बराबर XC होता है तब हमारा पावर फैक्टर 1 होता है। तो XL बराबर XC कर देते हैं यहां पर, और ये XC क्या होगा? नया वाला XC, टोटल का XC। तो XL कहां निकाला था? तो अब यहां से हमें ब्लैक कलर यूज कर लो। तो यहां से, क्योंकि XL बराबर XC होना चाहिए फॉर 1 पावर फैक्टर, ठीक। तो जो नया XC मिलेगा, मैं X' लिख देता हूं, उसकी वैल्यू XL के बराबर होगी, और XL की वैल्यू कितनी थी साहब? 100, ठीक। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं, जो कैपेसिटर होता है ये पैरेलल में लगा है, तो C1 प्लस C2 के हिसाब से चलेगा ये। अब बच्चों यहां पर देखिए, X' इक्वल टू 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/ω, तो बदलेगा नहीं। ये हो गया C' और ये हो गया 100। यहां से वैल्यू अगर मैं निकालूं C' की वैल्यू, तो C' की वैल्यू हो जाएगी 1/ω, 100 इंटू ओमेगा। और ओमेगा कितना था हमारा बेटा? ओमेगा था शायद 1000। एक बार चेक कर लेते हैं, दिमाग से सटक चुका है, 1000 है। तो ये वैल्यू देखिए आपने कर दिया 1000, तो 1/100 इंटू 10 की पावर 3, तो ये वैल्यू हो गई 10 की पावर -5। देखिए, अब आप जानते हैं कि जब पैरेलल में लगे होते हैं कैपेसिटर्स, तो हम इसको C1 प्लस C2 बोलते हैं, C' इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। पहले वाला जो कैपेसिटर था वो कितने का था, कितने कैपेसिटेंस का था वो लिख लेता हूं, 2 माइक्रोफैरेड का था। तो मैं यहां पे चलता हूं, यहां रोकता हूं, ये था 2 माइक्रोफैरेड का, और इसे जो C' है ये माइक्रोफैरेड में लिखूं तो 10 माइक्रोफैरेड लिख सकता हूं मैं। आप समझ पा रहे हो, 10 की पावर -6 करके, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट हमारा जो C' है वो 10 माइक्रोफैरेड है। माइक्रोफैरेड C1 दिया है 2 माइक्रोफैरेड, तो C2 कितना होना चाहिए? तो C2 होना चाहिए 10 में से 2, 8 माइक्रोफैरेड। तो हमारा 8 माइक्रोफैरेड का अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं उसके पैरेलल में, ये जो हमारा है, तो हमारा ये काम पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। और ऐसे सवाल आप कर ले रहे हैं, विश्वास कीजिए ये तो हो ही जाएंगे, नीट पीट के भी सवाल हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग सवाल है, कठिन नहीं, सरल। देखिए कहीं कठिन लगा आपको? है ही नहीं कठिन, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और सवाल आपके हाथ में आ जाएगा। इस तरह से सवाल लग जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर, आइए। तो बच्चों आते हैं अगले सवाल पर। यह भी काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिकअप किया है। एन इंडक्टर L of reactance XL is connected in series with a bulb B to an AC source as shown in the figure। ये फिगर में इंडक्टर और बल्ब को कनेक्ट किया गया AC सोर्स से। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंज when number of turns of the inductors is reduced। पहले में क्या है, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो रिड्यूस किए जाते हैं। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स L में घटा दोगे तो इसका L भी घट जाएगा। और आप जानते हैं कि XL की वैल्यू होती है ओमेगा L के बराबर, यानी X का XL भी गिर जाएगा। जब XL इसका रिड्यूस हो जाएगा, जो अपोजिशन टू द करंट है, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट बढ़ जाएगी तो बल्ब क्या होगा? ब्राइटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके बाद I की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और I पे ही डिपेंड कर रहा है। I ज्यादा तो बल्ब ज्यादा ब्राइटर। तो पहले केस में ब्राइटर आप समझ गए होंगे। नंबर 2 पॉइंट पकड़ते हैं। एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर। आयरन रॉड को, जैसा मैंने बताया था कि आप आयरन रॉड को अगर डालोगे तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? L विल इंक्रीज। इसका L हो जाएगा इंक्रीज, तो XL क्या हो जाएगा? XL विल ऑल्सो इंक्रीज। XL इंक्रीज तो I क्या होगा? I विल डिक्रीज। इफ I विल डिक्रीज देन द बल्ब विल बी डिमर।
पहले से कम हल्का चलेगा, ये डिम चलेगा, समझ रहे हैं? ये चीज पकड़े रहिएगा। नंबर 3 ये पूछा बहुत जाता है, एक सवाल और है आगे ऐसा, एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस एक्सएल और एक्ससी को बराबर कर दिया इंक्लूडेड इन द सर्किट। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी कर देंगे, आप जानते हैं टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला था, ये वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये Z बराबर हो जाएगा R, यानी टोटल जो इंपीडेंस था वो Z वो डिक्रीज कर गया, इससे कम तो हो नहीं सकता, Z डिक्रीज कर गया तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो बल्ब की क्या हालत होगी, बल्ब ब्राइटर हो जाएगा, ज्यादा करंट ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा। इस तरह से देखिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं जब बल्ब धीरा तेज क्या होने वाला है आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, लिखा है एक कैपेसिटर C एंड रेजिस्टर्स R आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक कैपेसिटर है और साथ में एक रजिस्टर है जो सीरीज में लगा हुआ है, AC सोर्स होगा ऐसा मान लेते हैं। आगे दिया है वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और AC सोर्स ऑफ वोल्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड R आर रिस्पेक्टिवली, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 वोल्ट का है और यहां पर है 90 वोल्ट का। एंड द करंट इन द सर्किट इज 3 एम्पियर, और करंट सर्किट में कितनी है इस समय, सपोज करिए 3 एम्पियर की करंट है। कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, Z हमको कैलकुलेट करना है। अगर हम Z कैलकुलेट करने की चेष्टा करेंगे तो हमें R स्क्वायर और XC का स्क्वायर की वैल्यू हमको चाहिए होगी, तभी हम कर पाएंगे। आगे द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस विच विल बी कनेक्टेड इन सीरीज C एंड R विल मेक द पावर फैक्टर, वो एक अलग की बात है, अभी समझेंगे। तो इसको पकड़ने के लिए हमें निकालना पड़ेगा साहब, दोनों ही वैल्यू निकालते हैं, R और XC। तो R क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR होता है, तो VR अपॉन IR। तो VR कितना था, 90 वोल्ट ड्रॉप था इसमें और 3 एम्पियर की करंट थी, तो ये कहानी हो गई 30 ओम। अब आ जाइए आप XC के ऊपर, तो XC की चर्चा क्या करेंगे, VC अपॉन IC। VC कितना है 120 वोल्ट और IC है 3, तो ये हो गया 40 ओम। बात पकड़ पाए होंगे, वैल्यू डाल दीजिए इसमें। तो ये R कितना था 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर, ये हो गया साहब 40 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी Z की कितनी, 900 प्लस 1600। आप देख पा रहे होंगे अंडर रूट 2500 आ गया है, जो कि मतलब Z की वैल्यू होगी साहब 50 ओम। तो पहला वाला आंसर देखिए कितनी आसानी से आपने निकाल लिया, 50 ओम। बात करते हैं दूसरा, द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस विच व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद C एंड R विल मेक द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट यूनिटी। पावर फैक्टर अगेन मन कर रहे हैं, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में देखिए पावर फैक्टर यूनिटी करने का मतलब है XL बराबर XR करना है हमको, दोनों की वैल्यू हमको साहब बराबर कर देनी है। यहां पर XC की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो XR लिख दिया, XC होना चाहिए, XL बराबर XC। अब यहां पर XC की वैल्यू 40 है, ये 40 ओम होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, मतलब ओमेगा L होती है, समझ रहे होंगे, 2 पाई L इक्वल टू 40। अपने को चाहिए कितना था, यहां क्या निकालने को बोल रहा है, L निकालने को, वॉट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L चाहिए। अब इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, खैर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब यहां पे L निकालने की कोशिश करें, 40 अपॉन 2 पाई इंटू F, और F की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो पकड़ लेते हैं 50 हर्ट्ज, ये 50, 0 0 कट गया साहब, इससे काट दीजिएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ऊपर रहा और नीचे 5 पाई रहा, ये 2 अपॉन 5 पाई हेनरी, ये इसका आंसर आ गया बेटा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही आएगा और सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। चलिए अगली बातचीत करते हैं, मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा, इतना आप कर लेंगे। और चैप्टर वाइज अगर कहीं ले लेते हैं साथ में, जो कोर्स मैंने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खेल खत्म। आगे समझते हैं। तो यहां की बात करते हैं बेटा फटाफट, फिर से बल्ब वाली कहानी। एक कैपेसिटर C, ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R एंड ए बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द AC मेंस, ये AC मेंस है, एज शोन इन द फिगर। द बल्ब ग्लोज विथ सम ब्राइटनेस, बल्ब भाई जल रहा है।
हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज? अच्छा, बल्ब की चमक में क्या परिवर्तन आएगा? पहला किस्सा है, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। आप जानते हो जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप डालते हो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कैपेसिटर का। C अगर था तो KC हो जाएगा। आप जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है CV, और अगर मैं पोटेंशियल V की बात करूं तो Q अपॉन C। इफ C इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है C ना, देखिए, इफ C इज इंक्रीजिंग V इज डिक्रीजिंग, तो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कम हो जाएगा। और ये तो पोटेंशियल ड्रॉप छोड़ ही दे रहा है ना, ये तो कुछ कम नहीं कर रहा है। तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस जाएगा बढ़। जब पोटेंशियल ड्रॉप बल्ब के अक्रॉस बढ़ जाएगा तो इसका करंट भी बढ़ जाएगा, V इक्वल टू IR। बात पकड़ में आ रही है? तो बल्ब हमारा ब्राइटर जलेगा। बल्ब क्या जलेगा? ब्राइटर। उम्मीद है आप बात पकड़ पाएंगे, चमक इसकी बढ़ जाएगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपने यहां पर डाइलेक्ट्रिक डाला, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, वोल्टेज इसके अक्रॉस कम हो गया। जो वोल्टेज मेंस का है वो तो वही बना के रखा है उसने, मतलब वो दिए जा रहा है। इस पे कम ड्रॉप होगा तो कहीं और ड्रॉप ज्यादा होगा, इस पे जो ड्रॉप था तो वही है, तो बल्ब पे ड्रॉप ज्यादा होगा। अगर बल्ब पे पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होने लगा तो उसका I बढ़ जाएगा, I बढ़ जाएगा तो इसकी बल्ब का ग्लो बढ़ जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा। समझ गए आप? नंबर 2 पोजीशन पे आते हैं, केस पे आते हैं। द रजिस्टर R इज इंक्रीज कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। R को बढ़ा रहे हो। अब देखिए, अगर R को इंक्रीज कर रहे हो तो वोल्टेज अक्रॉस R वो भी बढ़ जाएगा भाई। ड्रॉप इस पे R पे ड्रॉप जाएगा V का, बढ़ तो इस पे जाएगा घट जाएगा तो क्या होगा? बल्ब डिमर हो जाएगा। तो बल्ब क्या हो जाएगा? डिम हो जाएगा, डिमर जलेगा। ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा हल्का चलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए हो जाते हैं। कई बार बल्ब को लेके अलट पलट सलट जैसे सवाल आते थे सारे करवा दिए, सुपर मजबूत, एकदम जबरदस्त तरीके से। अब अगला चरण शुरू होता है हम लोग का केस स्टडी का। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस लेते हैं, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस, और देखिए कितने इंटरेस्टिंग हैं। केस स्टडी क्वेश्चन में ये रही केस स्टडी, और मैंने जब आपके सामने आएगा तो केस स्टडी होगी, 5 उसके ऑप्शन होंगे, उनमें से 4 ऑप्शन को करने होंगे। क्योंकि यहां पर अगर मैं 4 ऑप्शन लिखता तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं एक एक करके ऑप्शन पिकअप करूंगा। ये केस स्टडी है। द फिगर शोज ए सीरीज LCR सर्किट, जैसा पढ़ते लिखते आए हैं। फॉर सच ए सर्किट द इम्पीडेंस Z इज गिवन बाई Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वेयर XL एंड XC आर इंडक्टिव and capacitive resistance respectively. As the frequency of AC is increased at a particular frequency, XL become equal to XC. जैसे जैसे इसका ओमेगा हम बढ़ाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि XL बराबर XC हो जाता है। और हम जानते भी हैं, इसमें लिखा भी है, फॉर दैट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट अकर्स। इस सिचुएशन पे हमें मैक्सिमम करंट हमें अचीव होती है। दिस इज बिकॉज इंपीडेंस बिकम, उस समय इंपीडेंस हमारा Z बराबर R के बराबर होता है, ये पता भी है और इसमें लिखा भी है, जो कि इसकी लीस्ट वैल्यू होती है। करंट थ्रू द सर्किट I इक्वल टू V/R, द सर्किट बिहेव्स लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस समय क्या होगा? ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। एंड करंट एंड वोल्टेज विल बी इन फेज, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है। इस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, बिल्कुल थ्योरी है, समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC एट विच रेजोनेंस अकर्स इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जहां पे रेजोनेंस होता है उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी मोर, तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। दिस सर्किट विल बी कैपेसिटिव इन नेचर, तब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा? कैपेसिटिव इन नेचर। एंड करंट लीड्स वोल्टेज। ऑन द अदर हैंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज मोर, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव इन नेचर हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी मोर, और सर्किट बिहेव करेगा इंडक्टिव नेचर में, करंट लैग करेगी, वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है साहब। एन LCR सर्किट विथ ए रेजिस्टेंस 50 ओम, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, हैज ए रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे रखा है, रेजोनेंट एंगुलर ओमेगा R दे रखा है। एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 25 वोल्ट
एंड 20 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन अब आगे के क्वेश्चन है, ये रहा पहली स्लाइड, इसमें क्वेश्चन है लिखा द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज, ये इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। जो डाटा हमको दे रखा है सारी बात हम समझ गए थे, इसकी कहानी समझ के ही कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं यहां तक। अब जो जो फिगर दे रखी है उसकी बात पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमें चाहिए इंडक्टेंस की वैल्यू, तो डाटा यहां क्या दिया था, एलसीआर सर्किट विद रेजिस्टेंस 50 ओम, आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 ओम। ये देखिए, हैज ए रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्सएल बराबर एक्सी है, और साथ में ओमेगा दे रखा है कितना, 2 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर 25 वोल्ट। इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज यानी एक्सएल की मैं बात करूं तो V = IR, VL, और ये हो गया साहब I। तो ये 25 वोल्ट की वैल्यू, तो I निकाल सकते हैं यहां से, I निकालो तो VL/XL, VL कितना है 20 वोल्ट दे रखा है, तो 20 वोल्ट अपॉन XL। अभी देखेंगे XL कितना आने वाला है, यहीं से निकालेंगे। और दूसरे की कहानी R वाली देखते हैं, तो V = IR, तो I = V/R। V कितना है 25 वोल्ट, और रेजिस्टेंस भी दे रखा है 50 ओम विथ रेजिस्टेंस 50 ओम। तो इसकी करंट कितनी हो गई, 1/2 एम्पियर। देखिए अब यहां पे एक्सेल, यहां इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, इसको जो लिखा था ना ये आई, ये एक्सेल, तो ये एक्सेल की जगह, ये तो खैर हटाई, आराम से हटा सकते हैं, इतनी वैल्यू हटाओ। अब देखिए यहां पर अगर एक्सेल निकालना हो तो VL कितना है, VL is 20 वोल्ट, एंड सर्किट सीरीज रहे तो करंट तो वही रहेगी, और ये रही आधे एम्पियर की करंट, तो ये कितना हो गया 40 ओम। देख पा रहे होंगे ये हो गया 40 ओम, 40 ओम, और वैल्यू निकल आई। अब हमें चाहिए क्या, L चाहिए, तो एक्सेल हमें मालूम है, एक्सेल की वैल्यू होती ω/L, और ये 40 दी है, तो L कितना आ गया 40/ω। ओमेगा दे रखा था जहां तक 2 × 10⁻³, तो 40/2 × 10⁻3, ये आपका आंसर हो जाने वाला है। और आंसर आप निकालिए, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से काटे पीटे अगर तो 10⁻³ ऊपर 20 × 10⁻³ वैल्यू आ रही है। अब ये हो गया कितना, क्या मैंने सब दुरुस्त लिखा है, बिल्कुल सब दुरुस्त लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों ये हो गया 20 मिली हेनरी, ये L की वैल्यू हो गई 20 मिली हेनरी। अच्छा एक सवाल था, एक तरीके से न्यूमेरिकली था, और ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट। इस तरीके से सवाल करेंगे। देखिए यहाँ वर्किंग थोड़ी करनी पड़ गई, अच्छी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिमाग चलाएं। बाकी आप समझ पाए होंगे। सेकंड पार्ट की तौर पे पढ़ते हैं, देखते क्या पूछता है हमसे ये। अब फिर ये इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि बाकी तो कहानी लिखी थी जो हम समझ चुके थे। यहां रोकते हैं आके। द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज, रेजोनेंट कंडीशन में हमारा होता है XL = XC। अब हमारी पूछी पूरे की कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी है, तो XL हम निकाल चुके थे पीछे। ये तो बेटा यहां पर XL की वैल्यू थी 40 ओम, ये 40 ओम पुट कर दीजिए यहां पर, XL 40, तो ये हो गई 40 ओम। और XC की वैल्यू कितनी थी 1/ωc बराबर 40, 40। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/40 × ओमेगा, ओमेगा है 2 × 10⁻3, तो वैल्यू हो गई कितनी 1/80 × 10⁻³ माइक्रोफैरेड में आंसर दिए हुए हैं, तो इसको कर दो माइक्रोफैरेड 10⁻6 कर दो, तो 1000 10⁻6/80। ठीक है, अभी ये फैरेड में है। अब ये आप कैंसिल कर दो, तो 8 से डिवाइड मारोगे कितना आ जाएगा 12.5 माइक्रोफैरेड। 12.5 माइक्रोफैरेड इज द ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर आ गया आपका डी। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और अच्छी खासी वर्किंग है। ऐसे सवाल मजेदार रहते हैं। अगले चलते इसके थर्ड पार्ट पे। ये रहा थर्ड पार्ट, फिर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा अभी। और अब देखते हूं क्या ये पूछ रहा है। द इंपीडेंस एट रेजोनेंस, इंपीडेंस की वैल्यू हो जाती है आर के बराबर। बेटा रेजोनेंस होता है ना XL = XC, तो उस समय जो इंपीडेंस होता था जैसा लिखा था R² + XL - XC का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो हो गई 0, तो Z बराबर हो जाएगा R। तो जो R निकाला था पहले दफे में हम लोगों ने 50 ओम, ये 50 ओम ही इसका आंसर कहां गया,
कुछ और पूछा है, इंपिडेंस एट रेजोनेंस। तो इंपिडेंस बेटा Z इक्वल टू R आ रहा है, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए A के बराबर। ये 50 ओम निकाला था शुरू में, जो आंसर 50 ओम निकाला था, R आया था 50। देखिए 50 ओम आंसर होना चाहिए, और ये 50 ओम आंसर होगा। रुक जाओ भाई, ये वॉट गलत लिखा हुआ है, इंपिडेंस तो ओम में होता है, तो ये कैंसिल कर दीजिए, सब ओम लिखा हुआ है, और पहला आंसर हो जाएगा 50 ओम। क्योंकि इस समय रेजोनेंस कंडीशन पर आप जानते ही हैं Z बराबर R होता है, मिनिमम होती है Z की वैल्यू, विच इज इक्वल टू R। तो ये 50 ओम आंसर होगा इसका। वॉट में कहां हो सकता है, पावर थोड़ी है। आगे चलते हैं, नंबर चौथा, तो इसको भी ऊपर लेके जाना होगा, थोड़ी जगह मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC विल सी द सर्किट एट इंडक्टिव इन नेचर। देखिए जब फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा ज्यादा होती है तो इंडक्टिव नेचर बनता है हमारा। तो आप ये लिख दीजिए इंडक्टिव नेचर के लिए, इंडक्टिव होने के लिए ओमेगा की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ये आप समझते भी होंगे, और समझाने का मैं प्रयास अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे। लिखा भी था कि ओमेगा अगर ओमेगा आर से ज्यादा है तो इंडक्टिव, उससे कम है तो कैपेसिटिव। और ओमेगा आर की वैल्यू दे रखी थी 2 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। अब देखते हैं इससे ज्यादा वैल्यू कौन सी है। ये डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी सब देखिए बराबर है, छोटी है वैल्यू, लेकिन डी वाली बड़ी है, तो ये इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। नंबर 5वां सवाल, इसको भी ऊपर ले लगता कैपेसिटिव पर होगा। नेचर ऑफ द सर्किट अगेन वही चीज है, जब हमारी ओमेगा कम होती है ओमेगा आर से, तो ये कैपेसिटिव सर्किट होता है। कैपेसिटिव, स्पेलिंग चेक कर लेना क्या लिख दी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10⁻³ अगर होने वाली है, ये थी हमारी ओमेगा आर थी 2 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। यहां पर इससे कम है ये वैल्यू, तो ये कैपेसिटिव इन नेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप बात समझ पाए होंगे। इस तरह से केस स्टडी के क्वेश्चंस बड़े आसानी से लगाए जा सकते हैं। चलते हैं इसके आखिरी पड़ाव पर, असर्शन रीजनिंग। जबरदस्त वीडियो, जबरदस्त बच्चों के लिए। चलिए आइए, तो बच्चों आते हैं इसके अगले सेगमेंट पे, असर्शन रीजनिंग पे। मजेदार क्वेश्चंस। ये रहा पहला आपका क्वेश्चन। असर्शन क्या है, AC इज मोर डेंजरस इन यूज देन DC। AC ज्यादा खतरनाक होती है DC से। ये ट्रू है, क्योंकि AC की जो वैल्यू लिखी होती है वो तो RMS वैल्यू होती है, इसकी पीक वैल्यू तो कहीं ज्यादा होती है। आप जानते हैं कि RMS की वैल्यू मैं बात करूं तो वो होती है I0/√2। तो I0 वैल्यू हो जाएगी I0 हो जाएगी IRMS × √2। तो ये वैल्यू और ज्यादा, जैसे घरों में सप्लाई 220 वोल्ट का वोल्टेज है, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यू 311 वोल्ट के आसपास आती है। तो इस वजह से ये AC ज्यादा डेंजरस होती है। ये ट्रू है। रीजन इट इज बिकॉज द पीक वैल्यू ऑफ DC इज ग्रेटर देन द इंडिकेटेड वैल्यू। बिल्कुल सही, ट्रू, एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ए। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। ट्रू है। जो हमारी एवरेज वैल्यू AC की होती है ओवर ए कंप्लीट साइकिल वो 0 होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल, ये भी ट्रू है। आपको मालूम ही है कि हाफ साइकिल में जो हम एवरेज वैल्यू दिखाते हैं, मीन वैल्यू कह लीजिए, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल के अंदर आपको मालूम ही है वैल्यू होती है करीबन 0.366 I0, या मेरे ख्याल से 2I0/π। ये शुरू में रिवाइज कराया तो उससे आप वैल्यू लिख सकते हैं। ये भी ट्रू है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है कि कंप्लीट साइकिल इज 0। एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है, बी। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये बात भी समझ में आती है। चलते हैं तीसरे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर। द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय ए फेज एंगल ऑफ π/2 व्हेन AC फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर सर्किट में हम जानते हैं कि वोल्टेज लीड करता है, VL। आपको समझाया था ना, वोल्टेज लीड्स करंट
बाई पाई बाई 2, या इसका अपोजिट लिख दीजिए I लैक्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। तो पहली बात क्या इसने बोली है, करंट लैग करती है, पाई बाई 2 से बिल्कुल ट्रू है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीजेस, ये गलत लिखा हुआ है, ये 2 पाई एफ एल है। एफ को बढ़ने पर हमारा एक्सएल बढ़ेगा। यहां पर इसने लिखा है कि रिएक्टेंस इंक्रीज होगा अगर हमारी फ्रीक्वेंसी घटेगी, गलत है, दिस इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप समझ पाएंगे, ऐसे ध्यान रखिए और निकालते चले जाइए, मजा आता रहेगा। पजल है, बस थोड़ा सा ध्यान से आइए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रू है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही तो है ये। रीजन, इन ए सिंगल कॉइल वी कंसीडर सेल्फ इंडक्शन ओनली, ये भी ट्रू है। बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है कि दोनों सही हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। ए लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स टू इंक्रीज एडी करंट, ये गलत लिखा हुआ है। हम लोग लैमिनेटेड कोर्स यूज करते हैं एडी करंट को घटाने के लिए, दिस इज फॉल्स। दूसरी वैल्यू देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एडी करंट, ये भी गलत लिखा हुआ साहब। अगर एडी करंट बढ़ जाएगी तो एफिशिएंसी घट जाएगी, उसका एनर्जी लॉस बहुत होने लगेगा। तो दोनों बातें गलत लिखी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी इज करेक्ट। इस तरीके से ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी हो गया।